हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग फिजिक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखें। यह 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह फिजिक्स का पार्ट 5 है। इससे पहले कि आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न में बोल रहा है द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एनर्जी आपका एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर होता है। ऑप्शन को देखिए और जल्दी से इसके आंसर को आप सभी चैट सेक्शन में लिखिए। ऑप्शन ए में आपको बोला गया है लीनियर मोशन, ऑप्शन बी है सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है वेव। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है वो वेव के थ्रू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है दी एसएचएम रिप्रेजेंट बाई y1 इक्वल टू 10 साइन ओमेगा 1t एंड y2 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा 2t। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। आपको यहाँ पर रेशियो बताना है एम्पलीट्यूड का। दो इक्वेशन दिया गया है एसएचएम का, 10 साइन ओमेगा 1t एंड दूसरा इक्वेशन है 5 साइन ओमेगा 2t। तो आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। तो पहला इक्वेशन में देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड हमारा 10 है तो 10 लिख लीजिए। और दूसरा में एम्पलीट्यूड कितना है, दूसरा में हमारा 5 एम्पलीट्यूड है तो हम 5 लिखते हैं। इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2:1 का अनुपात है एम्पलीट्यूड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ऐसे प्रश्न एक और तरीका से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता हो सकता है आपको सिर्फ इतना दिया गया रहता इक्वेशन और उसमें पूछता कि इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड का मान कितना है। तो जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में बताइए, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है y1 इक्वल टू, इसमें एम्पलीट्यूड का मान कितना है। तो एम्पलीट्यूड का मान हमारा 10 है। और बात करें इक्वेशन नंबर 2 में एम्पलीट्यूड का मान कितना है, तो 5। हो सकता है आपसे एम्पलीट्यूड का मान पूछ लिया जाए या फिर उसका रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो आप बी केयरफुल रहिए, हो सकता है आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 3 कर रहा है दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज मैक्सिमम एट। आपको बताना है जो एसएचएम होता है उसमें जो हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगा, वेलोसिटी ज़्यादा उसका कहाँ पे रहेगा, पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 या पॉइंट 3, बोले तो मीन पोजीशन में या दोनों इंड पे रहेगा। ऑप्शन देखिए और जल्दी से चैट सेक्शन में आप इसके आंसर को लिखिए कि उसका वेलोसिटी यानी वेग उसका कहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो बात करें उसका वेग ज़्यादा कहाँ रहेगा मैक्सिमम, तो उसका मैक्सिमम वेग मीन पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 2 पे रहेगा। पॉइंट नंबर 2 पे आप उसका वेग मैक्सिमम देखने को मिलेगा, यानी बोले तो मीन पोजीशन पे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। आप इसे याद रखें, यहाँ पे v इक्वल टू मैक्सिमम यानी इन्फिनिटिव होता है। और यहीं आपसे अगर प्रश्न वेलोसिटी ना पूछ के पूछता कि उसका एक्सिलरेशन कहाँ रहेगा, मान लीजिए वेलोसिटी के जगह आपसे एक्सिलरेशन पूछ लिया जाता कि उसका एक्सिलरेशन कहाँ ज़्यादा रहेगा, तो एक्सिलरेशन आपका दोनों इंड पे ज़्यादा रहेगा, यानी दोनों इंड पे एक्सिलरेशन आपका मैक्सिमम रहेगा। तो आपका बोथ इंड आंसर हो जाता है। लेकिन प्रश्न में आपसे वेलोसिटी ज़्यादा पूछा गया है तो वेलोसिटी हमारा पॉइंट नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा होता है। आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम डैश लूप्स फ्रॉम पोल टू पोल। मतलब बताना है आपको मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जो होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन को देखिए, क्लोज्ड बनाता है या फिर ओपन बनाएगा या फिर ब्रांच्ड बनेगा या फिर आइदर क्लोज और ब्रांच। यानी बोल रहा है जो मैग्नेट होता है ना उसके बीच से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलता है वो कैसा क्लोज्ड बनाता है या ओपन रहता है। तो अब बताइए क्या रहता है। तो देखिए वो हमारा क्या रहता है, क्लोज्ड बनाता है, ओपन नहीं बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है एक्स रे वेव, टेलीविजन वेव एंड रेडियो वेव आर द एग्जाम्पल। आपको बताना है कि एक्सरे वेव, एक्सरे तरंग और टेलीविजन तरंग और रेडियो तरंग ये सब किसके एग्जाम्पल है। ऑप्शन को देखिए और चैट सेक्शन में इसके आंसर को बताइए। ट्रांसवर्स वेव यानी कि बोले तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल बोले तो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है, या फिर मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल है ये सभी। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्सरे, टेलीविजन वेव और रेडियो वेव ये सभी हमारे कैसे हैं, तो ये सभी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। अब बारी आती है प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला गया दी फॉर्मूला फॉर करेंट एज पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं v इक्वल टू हमारा IR होता है ओम्स लॉ के इक्वेशन से। तो अब बताइए कि यहाँ से करेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो करेंट यानी I बोले तो क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाई R,
यानी कि वोल्ट पर रेसिस्टेंस होता है। तो आप लोग जल्दी से इसके ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। तो ऑप्शन को देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर यही में आपको दिख जा रहा है वोल्ट पर रेसिस्टेंस होता है, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट पर रेसिस्टेंस। हो सकता है ओम्स लॉ से आपसे छोटे से एक आध प्रश्न भी पूछ लिया जाए न्यूमेरिकल, तो इसलिए आप इसके फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है लेजर बीम सर, आपको बताना है लेजर बीम सर क्या है। ऑप्शन देखिए और बताइए लेजर बीम क्या है, कोहिरेंट है या मोनोक्रोमैटिक है या फिर कोलिमेटेड है या फिर ऑल ऑफ दी एबव है। तो लेजर बीम क्या है, ऑल ऑफ दी एबव हमारा, ये सभी हमारे लेजर बीम्स में ही आ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला है मिराज इज द फेनोमेना ड्यू टू, मिराज क्यों होता है आप बताइए। मिराज आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स का ऑप्टिक्स चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना था। तो मिराज क्यों होता है, मिराज को हम लोग मृग मरीचिका के नाम से भी जानते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं। तो अब बताइए यह क्यों होता है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बोला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए मिराज यानी मृग मरीचिका होने के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, एयर का बबल यानी हवा का जो बुलबुला पानी में कैसा बिहेव करता है। ऑप्शन देखिए और बताइए कैसा बिहेव करता है। कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है यानी उत्तल लेंस की तरह, या कॉन्केव लेंस बोले तो अवतल लेंस की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 में देखिए आपसे पूछा गया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमी कंडक्टर एलिमेंट, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले अर्धचालक। आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा अर्धचालक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन को देखिए और चैट सेक्शन में आप इसके आंसर को लिखिए, कौन सा अर्धचालक सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्या वो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है या फिर गैलियम है या फिर कार्बन है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सिलिकॉन हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सेमीकंडक्टर बोले तो अर्धचालक हमारा सिलिकॉन होता है। अभी तक हमने दोस्तों 10 प्रश्नों को देख लिया। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम लोग को और 20 प्रश्न देखना है, और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है व्हाट हैपेन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सोलेनॉइड व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है जब घुमाव की संख्या बढ़ा देती। सोलेनॉइड आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना था, तो आपको बताना है कि वहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स यानी घुमाव की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा, यानी उसके चुंबकीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो हो जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे यानी घुमाव की संख्या बढ़ाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा। घुमाव बढ़ाइएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड, कंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और हम किस नाम से जानते हैं उसे, और हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा, क्या उसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन कहते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का प्रवाह होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि बोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो होता है। अब प्रश्न नंबर 13 में देखिए आपसे क्या बोला गया। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। तो जल्दी से आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको हिंट मिल गया। ऑप्शन देखिए और बताइए 4 होगा, 14 होगा, 29 होगा या 32 होगा। तो आप फिगर देख के समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर हमारा 14 होगा, यानी एटॉमिक नंबर ही हमारा प्रोटॉन नंबर होता है। और आप इसमें यह भी ध्यान दीजिए इसका आपसे हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ ले जाए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 284 होता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इसके जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लिया जाए। यदि दोस्तों अभी भी किसी प्रश्न में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, वहीं पे उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। प्रश्न नंबर 14 में आपको बोला गया कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, आपको बताना है कैंडेला का यूनिट क्या। ऑप्शन देखिए और चैट सेक्शन में इसके आंसर को लिखिए। क्या लुमिनस फ्लक्स है या लुमिनस इंटेंसिटी है या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट है या नन है। तो कैंडेला इज द यूनिट ऑफ हो जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया है दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शायद हमने इसी प्रश्नों को देखा था, फिर से टाइप हो गया।
तो बताइए हम लोग उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह प्रश्न अभी थोड़ी देर हमने पहले भी देखा था। आई होप कि आप सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल सही दिए। तो उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 में देखिए आपसे क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 16 का रिवर्बरेशन टाइम्स कैन बी कंट्रोल। रिवर्बरेशन यानी बोले तो प्रतिध्वनि, यानी प्रतिध्वनि अगर मान लीजिए आप कोई रूम में गए, वहां पर आवाज कर रहे तो जो रिटर्न साउंड आपको सुनाई देता है ना, उसे ही हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। आप किसी खाली रूम में जाइए, वहां आप अपने नाम या फिर अपना ही नाम को पुकारिए, देखिए आवाज आपको प्रतिध्वनि आपके बोलने के बाद जो सुनाई देगा वही प्रतिध्वनि होता है। तो बोला प्रतिध्वनि समय को नियंत्रित किया जाता है। प्रतिध्वनि समय को हम लोग कैसे नियंत्रित करेंगे? ऑप्शन देखिए और आप इसके करेक्ट आंसर को बताइए। तो देखिए प्रतिध्वनि को आपको नियंत्रित करना है तो उसके एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड हॉल का बढ़ा देना होगा, यानी बाय इंक्रीजिंग द साउंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी उस हॉल का जो रहेगा ना एब्जॉर्प्शन, जो आप बोलिएगा उस साउंड को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण आपको रिटर्न होकर प्रतिध्वनि सुनाई ही नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला गया वाटर वेव एंड साउंड वेव आर द एग्जाम्पल ऑफ। जल तरंगे और ध्वनि तरंगे उदाहरण है। आप बताइए जल तरंगे और ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है? आप लोग ऑप्शन को देखिए और जल्दी से इसके करेक्ट आंसर को बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे होगा, या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव बोले तो अनुदैर्ध्य तरंग होगा, या फिर मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंगे होगा, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि बोले तो अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल तरंगे और ध्वनि तरंगे दोनों हमारे अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक। आपको बताना है अल्ट्रासोनिक जो होता है उसकी स्पीड क्या होती है? इक्वल टू साउंड वेव होती है, या फिर लेस देन साउंड वेव होती है, या फिर मोर देन साउंड वेव होती है, या नॉन ऑफ दीज होती है? तो देखिए स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक आप चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए। इसका स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक हमारा हो जाता है इक्वल टू साउंड वेव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोले तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपसे बोला गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, किस लिए? तो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के सेंस में बताना है कौन सा लाइन गलत है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा लाइन गलत हो। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से वह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, यानी रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर पर कोई असर नहीं पड़ता। ऑप्शन भी बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में इन्वर्सली रिलेटेड होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। या फिर लेस देन रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी से कम होता है, या फिर नन। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका गलत है। बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग, क्योंकि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट, यानी कि वह स्वतंत्र है, लेकिन यह होता डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से यह प्रश्न क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें और फिर से देख ले। रेसिस्टिविटी जो होता है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए बोला इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 20 में बोला है नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तो आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर मोबाइल चार्जर आप लोग घर में जरूर देखे होंगे, यही हमारा ट्रांजिस्टर होता है। तो बताना है इसमें पीएन जंक्शन कितने होते हैं, इसके अंदर जो जंक्शन बने होते हैं आप लोग पढ़े होंगे। तो आप बताइए कि इसके अंदर कितने पीएन जंक्शन होते हैं, कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बोला है 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर में नंबर ऑफ पीएन जंक्शन हमारे 2 होते हैं, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी तक दोस्तों हम 20 प्रश्नों को देख लिया, अभी भी हमारे 10 प्रश्न बाकी। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके एग्जाम के बाद भी काम आएगा, आपको काउंसलिंग करना होगा या फिर आपके सेमेस्टर के पढ़ाई के समय भी आपको यह चैनल बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवा लें। प्रश्न नंबर 21 में आपसे बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन आपको बोला गया टेम्परेचर पे, वेवलेंथ पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, या ऑल ऑफ दीज एबव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो ऑल ऑफ दीज एबव, यानी टेम्परेचर, वेवलेंथ और नेचर ऑफ मटेरियल, इन तीनों पे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करते हैं। अब प्रश्न नंबर देखिए 22 में आपसे क्या पूछेगा। प्रश्न नंबर 22 का स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्पीड इन रेयरर मीडियम इज डेट ऑफ डेंसर मीडियम। आप जान लीजिए रेडियल मीडियम जो होता है हल्का हल्का मतलब खुला टाइप हुआ, और डेंसर बोले तो पूरा घना माध्यम हुआ, यानी पूरा घना मीडियम हुआ। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट
रियरर मीडियम इज डैट ऑफ डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट कैसा होता है, स्मॉलर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इक्वल टू। देखिए तो स्पीड ऑफ लाइट ना रियरर मीडियम में ज़्यादा होगा, डैट ऑफ क्या चीज, डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम में धीरे धीरे मतलब उतना तेजी से लाइट पास नहीं करेगा। किस में तेजी से पास करेगा, तो रियरर मीडियम में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रियरर मीडियम में लाइट हमारा एकदम तेजी से पास करेगा, जबकि डेंसर मीडियम में हमारा धीरे से पास करेगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 पे जाने से पहले अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 23 बोल रहा है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम, मतलब मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो ट्रेवल, यानी वो जो फॉलो करता है एक मैग्नेट के अंदर, अगर ये हमारा नॉर्थ है या साउथ है तो आपको बताना है कैसे फॉलो करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में बोला है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, या फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाए। तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो ये दोनों ऑप्शन को तो आप पहले हटाइए। और बोला है इनसाइड, आप ये प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इनसाइड द मैग्नेट बोला है, यानी मैग्नेट के अंदर। तो मैग्नेट के अंदर हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए से हमारा किधर जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। इनसाइड बोला, आप ध्यान दीजिएगा, इनसाइड में साउथ, इनसाइड में आपका साउथ टू नॉर्थ होता है। अब प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बोला गया पिच ऑफ साउंड, आपको बताना है साउंड का जो पिच होता है, यानी ध्वनि का पिच आपको बताना। ऑप्शन दिया गया है, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि आवृत्ति पे डिपेंड करता है। डोंट डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, या फिर नन। तो देखिए पिच जो डिपेंड करता है ना वो हमारे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितना हमारा आवाज़ जो अभी हम बोल रहे हैं इसका जो पिच हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो इसके फ्रीक्वेंसी बोले तो इसकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे प्रश्न। साउंड से आपके एक प्रश्न देखिए बनेंगे जरूर। अब प्रश्न नंबर 25 में देखिए आपसे क्या बोला गया। प्रश्न नंबर 25 बोला गया डू मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इंटरसेक्ट, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लाइन होगा एक दूसरे को काटेगा क्या, इंटरसेक्ट करेगा। और पढ़िए देखिए हिंदी में क्या बोला, क्या चुंबकीय प्रवाह की रेखा प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन देखिए, यस, नो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो देखिए यह कभी नहीं काटती है, यानी करेक्ट आंसर बोले तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक दूसरे लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब प्रश्न नंबर 26 देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 26 बोला है द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड, वहां पे हमने क्या देखे थे, वहां पे पिच देखे थे। पिच किस पे डिपेंड आपका कर रहा था, तो पिच हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे लाउडनेस बोला, अब आपको बताना है लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन देखिए और बताइए लाउडनेस आपका किस पे डिपेंड करेगा, क्या फ्रीक्वेंसी पे करेगा, या फिर आपका एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम पे डिपेंड करेगा, या फिर वेलोसिटी यानी वेग पे डिपेंड करेगा, या फिर वेवलेंथ बोले तो तरंगदैर्घ्य पे डिपेंड करेगा। तो लाउडनेस की जब बात की जाए ना तो वो आपके एम्पलीट्यूड यानी ध्वनि का जो प्रबलता बोले तो निर्भर करेगा, वो किस पे करेगा, तो वो हमारा आयाम पे निर्भर करता है। वहीं अगर आपसे पिच रहता तो आप ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन यहाँ पे लाउडनेस है, लाउडनेस है इसलिए हमारा यहाँ पे आयाम हो गया। अब प्रश्न नंबर देखिए 27 आपसे क्या करा। प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा गया है विच वेव्स इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन मेथड, आपको बताना है अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन विधि में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग सभी ऑप्शन देखिए और चैट सेक्शन में इसके आंसर को लिखिए कि कौन सा तरंग हम लोग उपयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन में। लाइट वेव उपयोग करते हैं, या फिर साउंड वेव, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर वेवलेंथ का उपयोग करते हैं। तो हम लोग साउंड वेव को उपयोग करते हैं अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन में, बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यानी अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति रेंज आपको बतानी है। जल्दी से आप अल्ट्रासोनिक रेंज की तरंग की आवृत्ति बताइए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपको बोला है लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से कम होगी। आप याद रखें फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हो सकता है आपसे यही पूछ लिए जाए यह प्रश्न ना पूछ के। आप एसआई यूनिट को ना देखिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ लीजिए जिससे कुछ आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, और आप ऑप्टिक्स के भी न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला को याद कर लीजिए। फिलहाल आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर बी में बोला है बिटवीन 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में होगा, या फिर बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा, या फिर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, किलो यानी 1000 बोले तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20,000 किलो हर्ट्ज से हमारा ज़्यादा को हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं।
यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में बोला गया इन ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम एक्सिलरेशन इज मैक्सिमम एट। आपको बताना एक्सिलरेशन मैक्सिमम का होगा। शायद यह प्रश्न नंबर 3 में डिस्कशन किए थे ना कि एक्सिलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगा। वहीं पे हमने बोला था ना कि हो सकता है आपके एग्जाम में वेलोसिटी ना पूछ के एक्सिलरेशन ही पूछ लिया जाए, लेकिन उस प्रश्न में वेलोसिटी पूछा गया था। आप जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि एक्सिलरेशन हमारा मैक्सिमम कहाँ पे होगा। दोनों एंड पे होगा या फिर बीच में होगा या फिर नियर द एंड या फिर कहीं होगा ही नहीं। होगा तो जरूर तो बताइए इसका कहाँ पे होगा। तो बोथ एंड बोले थे ना कि दोनों एंड पे उसका एक्सिलरेशन, यानी इस एंड पे भी एक्सिलरेशन बोले थे इन्फिनिटिव हो जाएगा और इस एंड पे भी बोले थे एक्सिलरेशन हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। और वेलोसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो वेलोसिटी हमारा बीच में सबसे ज़्यादा होता है। आप इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखें, हो सकता है कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए। तो करेक्ट आंसर हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ हिंट पर हमारा एक्सेलरेशन त्वरण बोले तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 30 आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अभी तक हमने 29 प्रश्नों का डिस्कशन किया और सभी का आंसर आपको अच्छे से बता। अब बारी आती है, अब आप बताएंगे कि इन तीनों प्रश्नों का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बोले तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है BER का, GPS का, WWW हमने शायद एक वीडियो में आपको बताया है और GPS भी बताया, तो ये दोनों आप टेस्ट के माध्यम से समझ लीजिए। और BER का फुल फॉर्म हमने आपको अभी तक नहीं बताया, तो इन तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो स्टूडेंट सबसे पहले इन सभी प्रश्नों का आंसर पहले देंगे, आने वाले मैथ के पार्ट 2 में उनका नाम सबसे पहले वीडियो के शुरू में लिया जाएगा। उन 3 स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले आप इसके सही सही आंसर को लिखिएगा। चीटिंग मत करिएगा, सही सही खुद से लिखिएगा। और बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा पसंद आया। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। इसी तरीके से हम लोग आज के 30 प्रश्न देखे, 30 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैथ का पार्ट 2 आज आपको शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें।